हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अगेन इन दिस चैनल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक सीखा था कि हम लोगों ने कवर किया था कि क्रेमर्स रूल होता क्या है, कि कोई भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड होता था। उसको हम लोग क्या नाम दिए थे? क्रेमर्स रूल। ठीक है, तो आज लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। और जो नेक्स्ट थिंग है मेरा, दो टर्म यहाँ पे हमको सीखना है। यहाँ पे हमको दो टर्म सीखना है। पहला है कंसिस्टेंसी और दूसरा है इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, जैसे कंसिस्टेंट हम लोग रखते हैं पढ़ाई में कि मतलब कंजिक्यूटिव पढ़ाई करते जाते हैं, बोलते हैं ना कि कंसिस्टेंस। तो वही यहाँ पे सीखेंगे कि एक वर्ड आपको सीखना है, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, कि लीनियर इक्वेशन में हम कब कंसिस्टेंट बोलेंगे और नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था क्रेमर्स रूल, और आज का जो लेक्चर है ये आपका मैट्रिसेस का लास्ट लेक्चर है। इसके आगे टॉपिक नहीं है। ऐसे कहने का तो थोड़ा बहुत और कुछ भी मिल जाएगा आपको, ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉट ट्रिवियल, बट वो नहीं है। इसलिए हम सिलेबस मतलब कि आपके बोर्ड में आता भी नहीं, उतना झंझट भी नहीं, तो सिर्फ आप कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका बोला है कि कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि लीनियर इक्वेशन का कंसिस्टेंसी हम कैसे चेक करेंगे कि वो कंसिस्टेंस है या फिर नहीं है। तो कुछ कंडीशन है आपके पास। तो ये रूल पढ़ने से पहले कि कंसिस्टेंट होता क्या है, सबसे पहले आपको क्रेमर्स रूल देखना ही होगा। यदि आप क्रेमर्स रूल को नहीं देखते हो तो ये लेक्चर आपके लिए नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके पहले आपको क्रेमर्स रूल को देखना ही होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ कंडीशन है कि कब हम कोई भी एक लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट बोलेंगे और नहीं बोलेंगे। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन आपके पास दिया गया है कि यह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी, कोई भी एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसको हम कंसिस्टेंट कब बोलेंगे, कब बोलेंगे। तो दिया गया इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कब बोलेंगे? इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कि क्या बोलते हैं कि कोई भी चीज का अस्तित्व है, कोई भी चीज का एग्जिस्टेंस है, तभी तो वो डिफाइंड होता है ना। तो कोई भी एक इक्वेशन होगा तो कंसिस्टेंट कब डिफाइन होगा? सबसे पहले डिफाइन तो करना है यहाँ पे कि जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स होता था कि इन्वर्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो वहां पर हम लोग कंडीशन लगाते थे कि डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। कि इन्वर्स के लिए डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं होता था। यदि जीरो हो जाता था तो क्या हो जाता था? एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आपके पास कंसिस्टेंट होगा तो सबसे पहला काम कि ये जो है सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट करना चाहिए। दैट मींस दैट इज इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ये जो एटलीस्ट वर्ड है ना, कम से कम, मतलब कि कम से कम एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट होना ही चाहिए। जैसे कि देखिए चलते हम लोग की दो स्ट्रेट लाइन होते हैं। थोड़ा सा मैं बात को बता रहा हूं कि आपके पास दो स्ट्रेट लाइन है, तो सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, कब सॉल्यूशन नहीं होगा, कब इनफिनाइट सॉल्यूशन होता है ना। कंडीशन बताया था स्ट्रेट लाइन में, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो लाइन, अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर गया, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर गया तो क्या होगा? सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया ना, यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ? सॉल्यूशन आपका क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। और इसको क्या नाम दिया जाता था? यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन। और कोई भी लाइन अगर पैरेलल हो गया, कोई भी लाइन पैरेलल हो गया, दो लाइन, तो कभी सॉल्यूशन मिल सकता है क्या? कभी सॉल्यूशन मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि दो लाइन अगर पैरेलल है तो वो कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। तो जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। और यदि कोई लाइन उसी लाइन के ऊपर आ जाए, एक लाइन था और दूसरा लाइन इसी के ऊपर आ गया, तो क्या हो जाएगा कि ये, इसको क्या नाम दिया जाता था? इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर क्या नाम दिया जाता था? इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसी टाइप से यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन कंसिस्टेंस होगा या इनकंसिस्टेंस, और उसमें भी कंडीशन होगा कि यूनिक होगा या फिर नो सॉल्यूशन या फिर इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या बोला है कि पहला तीन कंडीशन है, आपको तीन कंडीशन याद रखना है, क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पहला बोला कि इफ डेल इक्वल टू नॉट जीरो, ये डेल्टा का जो वैल्यू है जीरो के बराबर नहीं होगा। बस मैं एक कंडीशन को पूरा लिखा हूं, दो को शॉर्ट में लिखा हूं, समझा दूंगा। पहला ये बोल रहा है कि डेल का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ये हो गया।
और उसके बाद देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। पहला कंक्लूजन क्या मिला आपको, तीनों कंडीशन याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी कुछ हो सकता है। पहला बोला कि डेल का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा तो इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम, कंसिस्टेंट। और वो किस टाइप का होगा, एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। उसके पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। बोले तो 1, यूनिक मतलब क्या होता है, 1, ठीक है। कि यदि डेल्टा का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है तो उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। और क्या बोल, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आपके पास दिया गया है कि इफ डेल्टा इक्वल टू 0, अगर डेल्टा का वैल्यू 0 हो गया एंड एनी, किसी का भी वैल्यू, बोले तो डेल्टा 1 या फिर डेल्टा 2 या फिर डेल्टा 3, हम लोग क्रेमर्स रूल में पढ़ चुके हैं। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्रेमर्स रूल इसके पिछले वीडियो में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एंड एनी डेल्टा 1 डेल्टा 2 या फिर डेल्टा 3 इज नॉन जीरो, क्या बोला, फर्स्ट कंडीशन में बोला कि डेल्टा के वैल्यू 0 नहीं होगा तो वो कंसिस्टेंट होगा और भाई यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो इसमें कोई बात नहीं। सेकेंड थिंग बोल रहा है कि यदि डेल्टा का वैल्यू 0 मिल गया और डेल्टा 1 या फिर डेल्टा 2 या फिर डेल्टा 3 इसमें से किसी का भी वैल्यू आपके पास नॉन जीरो मिलता है ना, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। मतलब कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले कि डेल्टा क्या होता है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3। तो वो आपको कहां से मिलेगा, क्रेमर्स रूल में हम लोगों ने सीख रखा है, ठीक है। एंड हैव नो सॉल्यूशन, अगर इनकंसिस्टेंट हो गया उसके बाद क्या होता है, कंडीशन याद रखना ही पड़ेगा, हैव नो सॉल्यूशन। यदि डेल्टा का वैल्यू 0 हुआ और ये तीनों में से किसी का एक का भी वैल्यू अगर नॉन जीरो मिलता है ना, तो क्या बन जाएगा, वो आपका इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन, उसके पास सॉल्यूशन होगा ही नहीं। एंड थर्ड कंडीशन आपके पास है इफ डेल्टा इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 तीनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। इस बार डेल्टा भी 0 और डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड 3 का भी वैल्यू 0, तो फिर से क्या हो जाता है, ये कंसिस्टेंट। क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट। एंड क्या हो जाता है, इनफिनाइट सॉल्यूशन। अब बात कंफ्यूजन के क्रिएट होगा कि क्वेश्चन में सिर्फ आपको बोलेगा कि कंसिस्टेंट फाइंड कीजिए। ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि आप बता दीजिए कि इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है और आप कंसिस्टेंस का पता कीजिए। तो आप डेल्टा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 करोगे या फिर डेल्टा इक्वल टू 0 करोगे, बात तो होता है ना। तो ये सिंपली वो बोल दिया रहेगा, अगर ये कंफ्यूजन होता है तो वो बोलेगा कि आपको यूनिक सॉल्यूशन के लिए फाइंड करना है या फिर इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं बोला है तो आप थोड़ा सा चेक कर लोगे कि डेल्टा का वैल्यू जहां अगर नॉट इक्वल टू 0 मिले तो वो भाई क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, है ना। और डेल्टा का वैल्यू अगर 0 मिल जाए, इसमें भी 0 इसमें भी 0, यहां तक तो कॉमन है। और उसके बाद इसमें से अगर तीनों में से किसी का एक का भी वैल्यू नॉन जीरो मिलता है तो डायरेक्ट इनकंसिस्टेंट। और आपको अगर थोड़ा सा मेहनत करना करवाएगा तो तीनों का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, और अगर तीनों का वैल्यू भी 0 आ गया तो वही कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं करेगा कि कंसिस्टेंट के लिए आप डेल्टा इक्वल टू नॉट 0 या फिर 0, ये बोल दिया रहेगा कि यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए आपको फाइंड करना है। तो यहां से हम लोग क्या सीखे, थोड़ा सा याद रखना है। देखिए अगर डेल्टा इक्वल टू नॉट 0 यानी कि डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं हुआ और किसी भी का भी वैल्यू 0 नहीं होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 कुछ भी का वैल्यू आपका 0 नहीं होगा तो क्या हो गया, कंसिस्टेंट, ठीक है। अब क्या हुआ कि डेल 0 और ये तीनों में से किसी भी नॉन जीरो, है ना, तो क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। और तीसरा कंडीशन क्या है, सब जीरो, जितना था डेल 1 डेल 2 डेल 3 और डेल का वैल्यू, तो क्या हो गया, कंसिस्टेंट एंड इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा नोट में। तो इसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। देखिए
आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है कि बोला इसमें कि चेक द इक्वेशन कि कंसिस्टेंट है या फिर नहीं। तो हम लोगों ने बोला कि कंसिस्टेंट का लिए दो कंडीशन आपको मिला, जिसमें कि सबका वैल्यू 0 हो रहा था और डेल का भी वैल्यू 0, और फर्स्ट थिंग में क्या था कि डेल का वैल्यू 0 नहीं हो रहा था। तो दो कंडीशन में हम लोगों ने सीखा कि डेल्टा का वैल्यू 0 हो तो फिर नेक्स्ट स्टेप बढ़ना है, और डेल 1 डेल 2 में अगर डेल्टा का वैल्यू कहीं से भी अगर नॉन जीरो मिल जाए तो फिर वहीं रुक जाना, क्या हो जाता है कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। तो चलिए उसको चेक करते हैं। तो इसमें बोला आपके पास चेक द इक्वेशन कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट है या फिर नहीं, और थोड़ा सा ये भी बता देना कि यूनिक सॉल्यूशन है या फिर नो या फिर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए हम लोग यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये क्या है आपके पास गिवन है। ठीक है, ये जो इक्वेशंस आपके पास क्या है गिवन है। तो हम लोगों ने किस टाइप से सीखा था इक्वेशन को रीड करना, ये बी सी। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये लेक्चर आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्रेमर्स रूल जाइए, आपको सीधा वाइज समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या मानते थे कोएफिशिएंट को एक्स के, ये इसका बी, इसको सी, और राइट वाले को डी मानते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको डेल का वैल्यू चेक करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए डेल्टा इक्वल टू क्या बनता था a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए चलिए एक बार लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा हेयर a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, a2 इक्वल टू 2 एंड a3 इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ से b1 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू 3 एंड b3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास अगेन 3, c1 इक्वल टू -1, कुछ नहीं है तो माइनस है एंड 1 आपके पास छुपा हुआ है, एंड c2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1 एंड अगेन c3 इक्वल टू 1। ठीक है, आपके पास हो गया। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग डेल की ओर। तो डेल का वैल्यू क्या होता था a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये आपके पास क्या होता था डेल का वैल्यू। ठीक है, अब सबका वैल्यू 1 बाय 1 पुट करते हैं डिटरमिनेंट में। अगर 0 के बराबर नहीं आया तो डायरेक्ट कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन के साथ, अगर 0 मिल गया ना फिर हम डेल 1 डेल 2 में जंप करेंगे। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं 1 2 4 और यहाँ से 1 3 और यहाँ से भी 3। ठीक है, यहाँ से -1 1 एंड 1। ठीक है, ये मिला आपके पास। तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं एक्सपेंड करते हैं, है ना। क्या करते हैं हम एक्सपेंड करते हैं। तो चलिए डायरेक्ट एक्सपेंड करें r1 के लो, ये आपका क्या है r1, इधर क्या कर रहे हैं हम एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम रो को ढकना है, तो क्या हो जाएगा देखिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें 3 1 जा 3 और इधर से 3, तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ से फिर -2 क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम रो को ढकना है, तो 1 यहाँ से 1 और यहाँ से -3 1 जा -1 -3 माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास क्या मिल गया 3 एंड क्या है 4, और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपके पास देखिए 1 और फिर से +3। ठीक है, इतना मिलने के बाद क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से ये तो 0 3 एंड 1 कितना हो गया 4 4 2 जा -8, और वहां से 3 + 1 कितना हुआ 4 4 4 जा 16, तो क्या हो गया 16। तो वैल्यू कितना आया पॉजिटिव में 8, कितना मिला पॉजिटिव में 8। तो क्या हो जाएगा थोड़ा यही लिख दे रहे हैं हम कि सिंस डेल का वैल्यू क्या होगा 0 के बराबर नहीं होगा, डेल का वैल्यू जाहिर सी बात है कितना है 8, जो कि 0 के बराबर है नहीं, तो क्या हो जाएगा इसलिए गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्या हो गया कंसिस्टेंट, जो इक्वेशन आपके पास गिवन था वो क्या हो गया कंसिस्टेंट, और बगल में भी लिख सकते हैं यहाँ पे कंसिस्टेंट एंड जो कंडीशन था उसी को लिख रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन। आपके पास क्या मिल गया कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। कैसे मिला कि डेल का वैल्यू फाइंड किए, डेल का वैल्यू क्या मिला आपके पास नॉन जीरो कितना 8 मिला, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट कंडीशन लग गया ना, जो कंडीशन फर्स्ट था वही लग गया, क्या मिल गया कंसिस्टेंट और उसके साथ क्या हुआ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है,
तो चलिए अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें फिर वही चीज है कि कंसिस्टेंट होगा कि नहीं। तो सिंपल, अब 3 इक्वेशन था उसमें और इसमें क्या है 2 इक्वेशन है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्या बोला है कि 3x + 9y = 5 एंड 9x + 7y = 10, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है कि सॉल्यूशन, यही से सॉल्यूशन करते हैं। तो सिंपल फंडा क्या था, इक्वेशन को कैसे लिखते थे, ये बी सी, इसके x के कोएफिशिएंट को ये, y के कोएफिशिएंट को b, और जो राइट साइड में होता था उसको क्या बोलते थे, c, ठीक है। और जब 3 इक्वेशन आता था तब वहां पे d भी इंक्लूड होता था, ठीक है। तो देख चलिए यहाँ पर क्या है, ये 1 = 3, ये 2 = 9, ठीक है। b1 = क्या हो जाएगा, अगेन 9 एंड b2 = 27, यहां तक ठीक है। c1 = 5, c2 = 10। सबसे पहला काम क्या फाइंड करना, डेल का वैल्यू। तो डेल का वैल्यू क्या होता है भाई, a1 a2 b1 b2। तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए 3 9 9 27। तो देखिए 27 3 81, 9 9 81। तो ये क्या मिल गया, 0। अब तो इतना तो पक्का हो गया ना कि ये तो यूनिक सॉल्यूशन होगा नहीं, जो कि कंसिस्टेंट भी होता था, यूनिक सॉल्यूशन होता था। कब, जब डेल का वैल्यू 0 नहीं मिलता था। बट भाई क्या हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। अब हम लोग किस पे चलते हैं, अब इसके आगे प्रोसेस पे 2 इक्वेशन है, तो हमको कहां तक जाना है, डेल 1 एंड डेल 2 तक ही, क्योंकि 2 इक्वेशन में हमको डेल 1 एंड डेल 2 ही तो मिलता है ना। 3 इक्वेशन में जब होता था तो हम लोगों ने बताया था कि 2 इक्वेशन है तो डेल 1 डेल 2, 3 इक्वेशन है तो 1 2 एंड डेल 3 भी मिलता है। तो डेल 1 क्या हो जाता है आपके पास, जो डेल 1 का जो वैल्यू होता है आपके पास वो होता है c1 c2 b1 एंड b2। तो क्या हो जाएगा, c1 आपके पास क्या है देखिए 5 10, और यहां से b1 b2 क्या है आपके पास 9 एंड 27, 9 एंड 27। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए यहां से 27 × 5 क्या हो जाएगा, देखिए यहां से 25 कितना हो गया आपके पास 100 एंड 7 5 35, तो 135। ये आपके पास कितना हो गया 7 5 35, हैंड में 3 5 2 और 10 और 3 30, और यहां से क्या हो जाएगा 90। तो क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहां से क्या हो जाएगा 45, जो कि क्या है 45 0 की इक्वल नहीं है। तो सिंस डेल = 0 बट डेल 1 = नॉट 0, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट और सेकेंड ही, और साथ ही साथ जो सेकेंड कंडीशन आपके पास था क्या था कि इनकंसिस्टेंट, और अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 का वैल्यू आपके पास नॉन जीरो मिलता है किसी का भी, तो वो क्या होता था कि नो सॉल्यूशन। तो क्या होता था, नो सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट, या फिर क्वेश्चन आपके पास सॉल्यूशन वाइज पूछ सकता है कि यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन है, या फिर इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन, कैसे नो सॉल्यूशन, क्योंकि डेल्टा का वैल्यू तो 0 मिल गया था, बट डेल्टा 1 का वैल्यू आपके पास क्या हुआ 0 नहीं मिला, क्योंकि किसी में एक का भी वैल्यू 0 नहीं मिला। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड आपके पास जो दिया गया है, देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या है इसमें कि 2x - y = 5, 4x - 2y = 10। सेम टाइप का क्वेश्चन है आपके पास जैसा भी हम लोगों ने इसको किया। तो देखिए यहां से सबसे पहले नाम देते हैं कि जो आपके पास गिवन है, ये क्या था गिवन है, तो यहां से हम क्या करते हैं, हम सबको नाम देते हैं। यहां से a1 = 2, a2 = 4, b1 = कितना हो जाएगा -1, b2 = -2 एंड c1 = 5, c2 = 10। तो चलिए सबसे पहला काम डेल का वैल्यू फाइंड करना। तो a1 a2 b1 b2, तो क्या हो जाएगा a1 a2 कितना है आपके पास 2 and 4, 2 and 4। b1 b2 का वैल्यू कितना है आपके पास -1 -2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4,
2 2 जा 4, बट माइनस का साइन है तो माइनस, और उसके बाद फॉर्मूला में क्या होता है माइनस, एंड 4 1 जा -1, क्या हो जाएगा -4, और फॉर्मूला का माइनस 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 प्लस अगेन 0। इस क्वेश्चन में भी 0 आ गया, ठीक है, डेल्टा का वैल्यू 0 मिल गया। अब इसके आगे प्रोसीड करते हैं। तो डेल्टा 1 क्या होता है, डेल्टा 1 क्या होता है आपसे C1 C2 C1 C2 B1 B2, तो क्या हो जाएगा C1 C2, तो चलते हैं इसके C1 C2 में, तो 5 6, और इसका B1 B2 -1 -2, तो क्या हो जाएगा देखिए 5 एंड -2 कितना मिल गया -10, 10 इंटू -1 -10, बट बीच में साइन माइनस का होता है तो ये प्लस, अरे ये भी 0, डेल भी 0, डेल्टा 1 भी 0। अब तो आप काम और करना पड़ेगा, तो चलिए अब इसके आगे क्या करते हैं डेल्टा 2 का वैल्यू, ठीक है। तो डेल्टा 2 का वैल्यू क्या आपके पास होता है A1 A2 C1 C2। डेल्टा 2 का वैल्यू क्या होता है सेकेंड, मतलब दो इक्वेशन के लिए A1 A2 एंड C1 C2। तो चलिए A1 A2 क्या दिया हुआ है आपके पास 2 एंड 4, C1 C2 5 एंड 10, तो क्या हो जाएगा देखिए 10 एंड 2 कितना हो जाएगा 20, एंड 5 और 4 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा रफ कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा वहां से भी आपके पास, उसको बनाएंगे तो डेल 2 का भी वैल्यू 20 - 20 0। देखिए अब इसमें क्या हुआ कि दो इक्वेशन था, और हम बोले कि दो इक्वेशन के लिए आपको डेल 1 डेल 2 ही फाइंड करना पड़ेगा। तो जो भी हम कंडीशन लिखाए थे वो आपका था 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल के लिए। तो यहाँ पर क्या है दो इक्वेशन 2 वेरिएबल के लिए, यानी कि जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन रहेगा तभी वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। नहीं तो ऐसा होता है कि आपके पास दो इक्वेशन होगा, सॉरी 2 वेरिएबल और 3 इक्वेशन, ऐसा होता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा अलग कंडीशन है, वो था जो अभी हम मतलब कंडीशन लिखे थे, आपके पास जितना वेरिएबल बोले या फिर जितने अननोन का वैल्यू बोलेगा उतना ही इक्वेशन होना चाहिए, तभी आप वो चीज एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया दो इक्वेशन था, तो हम क्या निकाले डेल्टा 1 डेल्टा 2, बस इतना ही काम करना है। देखिए डेल्टा का भी वैल्यू 0, डेल्टा 1 डेल्टा 2 का भी वैल्यू, कोई बच्चे के मन में आ रहा होगा कि डेल्टा 3 नहीं निकालना, हम बार बार बोले कि दो इक्वेशन के लिए हमको डेल्टा 2 तक ही रुकना है, डेल्टा 3 नहीं निकालना है, 3 इक्वेशन रहता तब डेल्टा 3। तो क्या हो गया सिंस डेल्टा का भी वैल्यू 0, डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू 0, तीनों का वैल्यू मेरा क्या हो गया 0, इसलिए जो मेरा इक्वेशन था क्या हो गया कंसिस्टेंट एंड क्या हो गया हैव infinitely many solution। आपके पास कंसिस्टेंट भी मिला और इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी मिला। क्यों? क्योंकि कंडीशन 3 आपका यही तो बोलता था कि यदि डेल का भी वैल्यू 0 और डेल्टा 1 डेल्टा 2 हो और 3 इक्वेशन तो डेल्टा 3 और 2 इक्वेशन तो डेल्टा 2 ही, अगर ये सब का भी वैल्यू 0 तो क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट तो होगा ही, साथ में इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको क्या है 3 वेरिएबल के लिए, ठीक है। देखिए आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, आपके पास क्या है 3 इक्वेशन है, तो आपको डेल्टा 3 तक अगर जरूरत पड़ा तो डेल्टा 3 तक पहुंचेंगे, अगर नहीं तो नहीं, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा कि दो इक्वेशन मिलेगा तो आपको डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 पर ही रुक जाना है। अगर डेल का वैल्यू 0 मिल गया तब, अगर डेल का वैल्यू 0 नहीं मिलता तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग और यूनिक सॉल्यूशन। अगर नहीं मिलता है तो दो इक्वेशन रहेगा तो डेल्टा 2 तक ही रुकना है, और जो कंडीशन भी था आपका डेल्टा 2 तक ही फॉलो होगा दो इक्वेशन के लिए, और 3 इक्वेशन के लिए डेल्टा 3 तक, ठीक है। तो चलते हैं, ये आपके पास क्या है गिवन है, ठीक है, ये आपके पास क्या है गिवन है। क्वेश्चन क्या बोला आपके पास कि 2x + 3y + z = 5, 3x + y + 5z = 7, एंड नेक्स्ट इक्वेशन है x + 4y - 2z = 3। तो इसका ऑर्डर कैसे खोला जाता है, ये b c d, ठीक है, x के कोएफिशिएंट को ये, y के b, z के c और राइट साइड वाले को d, ठीक है। तो सबसे पहला काम कि डेल को वही चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या फिर नहीं। तो एक काम करते हैं थोड़ा लिख लेते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे क्या नहीं है। तो इसलिए
है क्या है यहाँ पे, A1 का वैल्यू 2, A2 का वैल्यू 3, A3 का कुछ नहीं तो इसका कॉफिशिएंट 1, B1 का 3, B2 का कुछ नहीं तो कॉफिशिएंट 1 एंड B3 का 4, C1 का 1, C2 का 5 एंड C3 का आपके पास -2 एंड D1 कितना है 5, D2 7, D3 3। ठीक है, ये निकला आपके पास। अब हम लोग चलते हैं किसका, डेल के वैल्यू पर। क्या होता है ये B, A1 B1 C1, A2 A3 B2 B3 एंड C2 C3, ये आपका क्या होता है डेल। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं कि डेल क्या हो जाएगा। यहां से देखिए डेल A1 A2 A3 क्या है 2 3 1, 2 3 1, B1 का वैल्यू क्या है 3 1 4, 3 1 4 और यहाँ से C1 के लिए 1 5 -2, 1 5 -2। तो एक्सपेंड करते डायरेक्ट R1 कह लो, लिखने का जरूरत नहीं है थोड़ा सा। तो देखिए क्या हो जाएगा 2, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को डायरेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, इतना तो आइडिया हो गया पर डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते सो। तो 2 है क्या हो जाएगा 1 इंटू -2 और यहाँ से माइनस और यहाँ से 5 इंटू 4 20। ठीक है, साइन क्या होता है यहाँ से प्लस माइनस प्लस, यहाँ से क्या हो जाएगा -3। इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम इसके करस्पॉन्डिंग रो को रखना है, क्या हो जाएगा 3 5 1 2, 3 5 1 2। तो 3 इंटू -2 -6, 5 इंटू 1 5, फिर वहां से क्या हो जाएगा +1, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम रो को रखना है, क्या हो जाएगा 4 3 12 एंड 1 1 1। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ से डेल का वैल्यू -20 एंड -2 -22, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -44, यहाँ से 6 एंड 5 -11 एंड -3 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 11 इंटू 3 33, 12 -1 11 इंटू 1 11, तो 33 प्लस 11 क्या हो जाएगा आपके पास। देखिए यहाँ से क्या है -44, 33 प्लस 11 44 और ये आपके पास क्या मिला 0, ये आपके पास क्या मिला 0। तो डेल का वैल्यू 3 इक्वेशन के लिए 0 मिल गया। तो अब हम लोग प्रोसीड करते हैं, किसी का भी वैल्यू डेल 1 डेल 2 डेल 3, 3 इक्वेशन है तो 3 तक पहुंचना पड़ेगा। तो यदि उसमें से अगर तीनों का भी वैल्यू 0 आ जाता है तो जो पिछला कंडीशन लगा था कंसिस्टेंट और इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अगर किसी एक का भी वैल्यू नॉन जीरो यानी कि 0 के बराबर नहीं आता है तो नो सॉल्यूशन और क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। तो चलते हैं डेल 1 के पहले और चल रहे हैं। तो क्या होता है डेल 1 का D1 D2 D3 और यहाँ से B1 B2 B3 C1 C2 C3 C1 C2 C3। ठीक है, तो इधर थोड़ा रफ कर रहे हो, देखिए क्या हो जाएगा वैल्यू पुट करते हैं डेल 1 के लिए, क्या हो जाएगा यहाँ से D1 D2 D3 का 5 7 3 और यहाँ से B1 B2 B3 3 1 4 3 1 4 और यहाँ से C1 के लिए 1 5 -2 1 5 -2। अब हम इसका वैल्यू चेक करते हैं कि क्या होता है। अगर 0 होता है तो हम डेल 2 में प्रोसीड करेंगे, अगर नहीं होता है तो फिर हम इससे आगे हमको फाइंड करने का जरूरत नहीं है। तो चलिए क्या हो जाएगा डेल 1 का वैल्यू 5, इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को ढकना है तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को, तो 1 5 4 -2, तो 1 इंटू -2 5 इंटू 4 -20। ठीक है, और यहाँ से बीच में क्या था -3, क्या हो जाएगा फिर यहाँ से तो 7 इंटू -2 -14 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 50 और क्या है वो +1, क्या आपके पास +1, इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को ढकना है तो क्या हो जाएगा 7 4 28 और यहाँ से 3। तो क्या हो गया आपके पास डेल 1 का वैल्यू कि यहाँ से 20 एंड 2 -22 5 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा -110। ठीक है, यहाँ देखिए -15 एंड -14 क्या हो गया यहाँ से
क्या हो गया, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 9 2 -29 एंड +3 से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस प्लस 9 3 27 हैंड में 2 3 2 जा 6 एंड 2 क्या हो गया 8 87 और यहाँ से 28 में 3 जाएगा तो 25। अब देखते हैं ऐड करते हैं क्या हो जाता है, यहाँ से -110 और यहाँ से 7 5 12 हैंड में 1 8 एंड 2 कितना हो गया 10 एंड 2 क्या हो जाएगा 12। तो आपके पास क्या मिल रहा है, आप यहाँ से del 1 का वैल्यू 12 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो किसी एक का भी वैल्यू 0 के बराबर नहीं हुआ तो डायरेक्ट कंडीशन लिख देना है कि सिंस डेल का वैल्यू तो 0 मिला था बट डेल्टा 1 क्या किया, ये सब पानी फेर दिया तो क्या हो गया यहां से, इसलिए क्या हो जाएगा इक्वेशंस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दीजिए इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। क्या हुआ इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। तो ठीक है, ये क्या था कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंस का वीडियो जो कि आपका मैट्रिक्स का जो लेक्चर भी होता है यहीं तक क्या होता है एंड होता है। इसके आगे ज्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा एक टॉपिक बचता था कि ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल, बट वो पूछता नहीं इसलिए हम नहीं बता रहे। ठीक है, तो जितना भी था मैट्रिक्स का लेक्चर हम लोग शुरू से लेकर आज तक जितना भी पढ़े तो एक बार उसको एक फ्रेश नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज कीजिए और कोई भी एक रेफरेंस बुक लेके, या फिर नहीं है तो आपके पास एक एनसीईआरटी बुक तो रखना ही है जो कि कंपलसरी है, उसको लेके आप सॉल्व कीजिए। आप कोई भी क्वेश्चन डाउट नहीं जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग जितना करवाना था करा दिए हम लोग और जितना पॉसिबिलिटी बनता था, जिस टाइप का क्वेश्चन बनता था उस टाइप का पॉसिबिलिटी हो गया है। तो आपका एनसीईआरटी फुली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं दिक्कत होगा तो कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हैं डाउट, लेकिन आपका जितना भी टाइप था, जितना भी मेथड था, सारा कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया, सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये था मैट्रिक्स का और हम लोग डिटरमिनेंट का भी लेक्चर खत्म कर चुके हैं। तो ये आपका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट आपका खत्म हुआ एक तरीके से। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करें फ्रेश से, वो चीज होगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या होगा इनवर्स, यानी कि ये एक नया चैप्टर है आपका, किसी से भी रेलिवेंट नहीं है। जैसे कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट किसी से भी रेलिवेंट नहीं था, तो इसी टाइप से आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी आपका कहीं से रेलिवेंट नहीं हुआ। बस थोड़ा सा क्या है कि आपको सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक आना चाहिए। 11th क्लास में जो आप पढ़े हो ट्रिगो, तो आपका कुछ फॉर्मूला का यूज होगा, बस ज्यादा कुछ नहीं, कुछ फॉर्मूला का यूज होगा और उसी के बेसिस पर हम लोग कुछ फाइंड करेंगे। जितना भी बस आप ट्रिगोनोमेट्री का स्टार्ट होगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, ज्यादा कुछ जैसे हम लोग साइन एक्स पढ़ते थे, यहाँ पर क्या हुआ साइन इनवर्स एक्स, वहां पे कॉस एक्स तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ठीक है, पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।